जनक का घबराई नहीं, वो भी शायद उससे जुड़ी हुई महिला थी, शायद संभवतः कोई ऑफिसर नहीं थी। उसने अपने घर ले गई, घर में खाना वाना खिला करके उसके बाद इनको वहां ले गए। इनका तो रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं था। इनको लास्ट स्लॉट मिला, उनको एक सेकंड ध्यान दीजिएगा, उनको लास्ट स्लॉट मिला बोलने का। ध्यान से जरा सा समझिएगा, इस यहां पर जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको ठीक से, और इससे अमेरिकन कल्चर को भी हम लोग को समझने की आपको समझने का अवसर मिलेगा कि आप वहां का कल्चर क्या है और हम लोग को क्या सीखना चाहिए उससे। तो इनको लास्ट स्लॉट मिला बोलने का। 30 वर्ष के आदमी बोलने में भी थोड़ा सा हिचकिचा रहे होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी बात थी इनके, मैं समझता हूं इनको अंग्रेजी पर पकड़ बहुत जबरदस्त थी, भाषा पर बहुत जबरदस्त पकड़ थी। इन्होंने जब बोलना शुरू किया, जिस तरह से इन्होंने जॉन राइट को इंप्रेस किया था, इन्होंने पहला लाइन वहां बोला था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। सुने हुई है, ये बहुत फेमस। क्यों ये जब कहा तो वहां एक परिपाटी है, जब भी कोई भाषण में बोलता है, जो चीज अच्छा लगता है उसको लोग ताली बजा करके स्वागत करते हैं। जो चीज बहुत अच्छा लगता है उसको खड़ा होकर के ताली बजाते हैं। सिर्फ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका इन्होंने कहा, और मुझे लगता है 5-7 मिनट तक लोगों ने खड़ा होकर के ताली बजाया। ये ताली बजाना वहां के कल्चर को देखिए, अगर वहां पर एक रिकॉर्ड रखा जाता है कि किसी के भाषण में कितनी बार तालियां बजाई गई और कितनी बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया, मतलब खड़ा होकर के ताली बजाया गया। ताली उन्हें बजाने की जरूरत है, ध्यान से सुनो। ये समझने की जरूरत है कि जो चीज अच्छा है, ताली हम लोग जो बजाते हैं, ताली बजाते हैं भगाने के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा मीनिंग होता है, लेकिन अमेरिका में मीनिंग उल्टा होता है। और सभी तरह की तालियों का अर्थ अलग अलग होता है। अब ध्यान से समझो, उन्होंने जो पढ़ा, अगर कोई किसी को हो, आज का दिन बहुत ज्यादा बोलने का नहीं है, लेकिन उनके उस विचार को वो 5 मिनट तक बोले हैं। वहां के कॉन्फ्रेंसेस में 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं होता है, और 5 मिनट में ही उन्होंने क्या कहा कि उसके बाद दुनिया उनकी दीवानी हो गई। यह समझने की जरूरत है। उनके एक एक लाइन को मैं समझता हूं कि आप लोग अगर यहाँ पर तो लाइन नहीं ले आना चाहिए था, तो उनको सुनना चाहिए आपको कि वो 5 मिनट क्या बोले हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका तो पहला उनका संबोधन था, लेकिन बाकी सेंटेंसेस जो हैं वह एक एक सेंटेंस बहुत ही बहुमूल्य है। वो जरूर उसको समझना चाहिए। पूरे हिंदुइज्म को या पूरे वर्ल्ड रिलीजन को उन्होंने 5 मिनट में ही समेट दिया है। वेदांती थे ही, तो वेदांत दर्शन की बात तो करेंगे ही वो, लेकिन वेदांत दर्शन की बात उन्होंने सभी धर्मों को किस प्रकार से समेटा है एक 5 मिनट के एड्रेस में, यह देखने और समझने लायक बात है। मैं समझता हूँ उसको सुनना चाहिए आपको। अगर अभी भी यहाँ पर होगा तो जरूर सुना दीजिए। कुछ समय का 5 मिनट का है, कोई बहुत लंबा नहीं भाषण है, और वो बहुत ही अद्भुत। और उसमें मैं समझिए करीब प्रत्येक लाइन पर लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। उस जमाने में आप देखिए, समझिए एक बात, मैंने ये मैं इसलिए बताता हूं, उस जमाने में क्यों ये इतना फेमस हुआ। वर्ल्ड की 3 मुख्य भाषाएं धर्म है। हिंदुइज्म एक तरफ है, आपको मुस्लिम धर्म एक तरफ है, और दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी है। क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम जो ये है, ये सभी क्रूसेड में विश्वास है, और यहां पर वेदांतिक धर्म जो है वो सबको मिलाने का उन्होंने
बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसने सभी धर्मों को शरण दिया है। कोई विश्व का धर्म नहीं है जो भारत में आके शरण न दिया। ये सभी धर्मों को मिलाने वाली संस्था, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, आपस में बात मत कीजिए तो बेहतर होगा। तो ये धर्मों को मिलाने की क्षमता, आज भी जो विश्व में हमारी अगर सबसे बड़ी समस्या है वह यही है कि हम सभी धर्मों को नहीं मिला पाए। ये आज से करीब 140 साल पहले वो बोल रहे हैं, 130 साल होगा ना, 130 साल पहले, 130 साल पहले बोल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने पूरे विश्व को के सभी धर्मों को मिलाने की बात कही और सभी को कहा कि सभी धर्म एक ही रास्ते पर चल रहे हैं और जिस तरह से सभी नदियां मिलकर के अंत में समुद्र में पहुंचती हैं, उसी तरह से सभी धर्म मिलकर के एक ही परमेश्वर में पहुंचते हैं। ये उनका की मैसेज यही था उनका। और मैं समझता हूं उसको जरूर आप लोग सुनिए और देखिए। विवेकानंद एक अद्भुत प्राणी थे जो कि वहां रहे, वहां वो इतने फेमस हो गए इस स्पीच के बाद से, उसके बाद से उस समय भी कई महीनों तक वो वहां पर स्पीच देते रहे। 1899 में फिर एक बार दोबारा गए और वहां क्या सीखना है हमको, मैं समझता हूँ ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सेकंड राउंड हो गए थे 1899 में, 6 महीने के लिए गए थे उस बार, लेकिन वो दूसरे मिशन पर गए थे। जब वो लौटे तो वो काफी प्रभावित हुए थे वेस्टर्न कल्चर से, वेस्टर्न साइंस से, और उन्होंने जो एक अपना मिशन बनाया उसका था कि हम लोग पाश्चात्य विज्ञान और पूर्व का अध्यात्म, इन दोनों को मिला करके हम नई संस्कृति बनाए। और ये रामकृष्ण मिशन जो बनाया उन्होंने, वो इसी उद्देश्य से बनाया। वो इससे इस बात से भी काफी प्रभावित थे कि देखिएगा आप, क्रिश्चियन मिशन एक मिशनरी, हिंदुइज्म में कोई मिशन नहीं होता, लेकिन क्रिश्चियनिटी में मिशन है, मुस्लिम धर्म में मिशन है। मुस्लिम धर्म बेसिकली पूरी तरह से एक मिशनरी चीज से भी काम करते हैं। तो इन्होंने भी एक रामकृष्ण मिशन बनाया पैरेलल, और उनका 4 स्कूल बनाया उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, मैं चाहता हूं कि आप वो भी जरूर पढ़िए, नहीं बताया तो चिट्ठी को, मैसूर महाराजा को एक चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने एक नया ये बनाया, उन्होंने नया सिद्धांत दिया एजुकेशन का। आप लोग इसे कोई भी टीचर पढ़ाते हो वो जरूर मैसूर महाराजा को एक है एजुकेशन ऑफ द मासेस करके, उनके किताब में है, इसमें वो उस चिट्ठी को निकाल करके उसकी व्याख्या जरूर क्लास में कर दीजिएगा जो भी पढ़ाते हो। ये 1899 वगैरह की बात, आसपास की बात होगी, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। और वो उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है मैं आपको संक्षेप में 2-3 बातें बताता हूँ। उनका उद्देश्य था कि हम भारतीय संस्कृति के साथ में आधुनिक विज्ञान को समाविष्ट करें। और उन्होंने कहा हमारे पास इतने साधु हैं, सभी साधु वॉलंटियर बन जाए और वो बन करके सभी लोगों को एजुकेट करें, और एजुकेट इस तरह से करें जो उनके कुछ पढ़िएगा, उन्होंने चरित्र निर्माण की बात कही है, उन्होंने इसकी आत्मबोध की बात कही है। ये सब बातें तो अलग है, लेकिन उनका कहना यह था कि एक हाथ में लालटेन हो, दूसरे हाथ में ग्लोब हो, और तीसरा साधु हो। शिक्षक को साधु होना चाहिए, आध्यात्मिक आदमी साधु ज्यादा बेहतर काम कर सकता है, ये उनकी मान्यता थी। उन्होंने एक और 2 बातें उसमें बहुत अच्छी लिखी हैं। उन्होंने कहा था कि ये लेकर के लोग जाएं, गांव-गांव जाएं और गांव-गांव जाकर के लोगों को अवेयर करें, यही उनके मिशन का उद्देश्य था। और इस मिशन के उद्देश्य से ही उन्होंने जो रामकृष्ण मिशन स्कूल वगैरह देखते हैं, आप रामकृष्ण आश्रम देखते हैं, इसकी स्थापना इसी के लिए की गई थी। अभी भी ये अद्भुत काम कर रहे हैं लोग। लेकिन एक उसमें महत्वपूर्ण बात लिखी हुई थी उस लेटर में, मैं वो आपको आज आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। आप लोग जरूर समझिए और इससे सिद्धांत आपको समझ में आएगा, उस आदमी की सोच समझ में आएगी। उन्होंने कहा कि हम कितना भी स्कूल खोलेंगे, सभी बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा यदि
पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं जा सकता है तो मोहम्मद को पहाड़ के पास जाना चाहिए। क्या इसका अर्थ हुआ? अगर पहाड़, अगर कोई आदमी, कोई ग्रुप, कोई समाज, समुदाय स्कूल नहीं जा पा रहा है तो हमको उनके पास जाना चाहिए, टीचर्स को उनके पास जाना चाहिए। मोहम्मद जितने आप देखिएगा, जितने मोहम्मद, सब मोहम्मद लगाते हैं मुस्लिम सब, मोहम्मद बेसिकली टीचर है, मोहम्मद साहब के ये हैं। पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं जा सकता तो मोहम्मद को पहाड़ के पास जाना चाहिए। बहुत फेमस कोट है उनका, और उन्होंने इसी के लिए ये पूरी, और ये देखिएगा अगर 1972 ईस्वी में आप लोग पढ़िएगा, आपको पता नहीं, एक किताब आई इनकी यूनेस्को की, जिसमें फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन की बात कही गई। और वो जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात कही गई, ये विजुअलाइजेशन देखिए उनका है 1893 का, या तो सॉरी 1898 का, इसमें उन्होंने इसकी व्याख्या की। ये बेसिकली वही है, इनफॉर्मल एजुकेशन या सेमी फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहे थे। तो आप देखिएगा, अगर दुर्भाग्य इस देश का ये हो गया, या हमारी संस्कृति का, या हमारे पूरे विश्व का, कि ये 39 वर्ष में ही भगवान ने इनको बुला लिया और ये चले गए। नहीं तो आज शायद ये अगर जी जाते, आप एक ध्यान दीजिएगा, ये गांधी जी और ये दोनों साथी आए थे। गांधी जी का प्रभाव ज्यादा पड़ा भारतीय संस्कृति पर, इसलिए उन्होंने ज्यादा दिन जी भी गए। अगर ये भी जी जाते तो गांधी और उनका जोड़ा बहुत जबरदस्त होता, जो कि भारतीय संस्कृति को और पूरे विश्व के संस्कृति पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता। आज सभी को, हम लोगों को इनको नमन करना चाहिए, और इनके लिटरेचर को सबको कहूँगा जरूर पढ़िए। मैं जब एजुकेशन में काम कर रहा था शुरू में, और स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ये 1997 की बात है, तो हम लोगों ने लिख दिया था उसमें कि हम लोग कंसंट्रेशन, मेमोरी, इमेजिनेशन ये सब डेवलप करेंगे। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कैसे डेवलप करेंगे। लिख तो दिया, सब लोग लिखते हैं, बड़ा बड़ा वर्ड लिखते हैं। मैं कहा कोई पूछेगा मुझसे, और मैं उस समय में पता नहीं, एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं, एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं था, लेकिन मुझे ये होता था कि मुझसे पूछेगा कि आप लोग प्रमोट कर रहे हैं और ये डेवलप कैसे कीजिएगा। तो मैं गया एनसीईआरटी में, कई प्रोफेसर जो डिपार्टमेंट थे, अमृता साहब और आसवानी थे, उस समय उन लोगों से मिला, उनसे पूछा कि हमको कुछ टेक्निक बताइए जिससे कि हम कंसंट्रेशन, मेमोरी, इमेजिनेशन सब डेवलप कर सकें। तो उन्होंने कहा कि हम लोग पास कोई मेथड नहीं है, हमारे पास कोई टेक्निक नहीं। तो मैंने इंडिया में कौन बताएगा? तो कहा कि इंडिया में भी कोई नहीं बताएगा। तो कहाँ बताएगा? कहा कि पता नहीं कहाँ बताएगा। तो आप यूरोप वगैरह में ट्राई कर सकते हैं, पता नहीं कोई करता है कि नहीं करता है, हम लोग को नहीं ना। तो मैं बहुत निराश हुआ था, मैं सोचा था कि सब आदमी लिखता है ये बात, और मैं अगर पूछ रहा हूँ कैसे होगा तो कुछ नहीं कहेंगे। तब मैं संयोग से, मैं विवेकानंद साहित्य पढ़ रहा था, उस समय मैं 7 वॉल्यूम खरीद कर आया था, और उसमें पढ़ते पढ़ते एक लाइन मिला, उसमें वहाँ लिखा है राजयोग के संदर्भ में, देश बंधन चित्त से धारणा। और वो सूत्र है, इन लोगों की दृष्टि बहुत विचित्र थी। उन्होंने कहा क्या, इन्होंने विवेकानंद ने कहा क्या कि अगले जन्म में अगर मुझे पढ़ने का अवसर मिला तो मैं कोई किताब नहीं पढ़ूंगा। तो क्या पढ़िएगा? मैं कहा कि मैं पहले एकाग्रता विकसित करूंगा, तब किताब पढ़ूंगा। एकाग्रता पढ़ूंगा तो जल्दी जल्दी पढ़ लूंगा। तो इसीलिए, और उन्होंने एकाग्रता विकसित करने के लिए कहा, देश बंधन चित्त से धारणा। यही फॉर्मूला उनका था कि किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना ही एकाग्रता है। इसी फॉर्मूले पर फिर मैंने काफी चीजें डेवलप की, और एक किताब भी मेरी है कि एकाग्रता कैसे विकसित करें। इस पर 2-3 किताबें मैंने विकसित की। तो मैं उनसे, विवेकानंद से इस मामले में भी ऋणी हूँ कि मैंने उनके विचारों के आधार पर ही पुस्तकें विकसित की, उनके द्वारा दिए गए फॉर्मूले पर भी विकसित की। मैं उनको विशेष नमन करता हूँ। मैं समझता हूँ आप अगर उनके साहित्य को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे शैक्षिक सिद्धांत उसमें इंग्रेड मिल जाए। और ये उन्होंने जो वैदांतिक फिलोसॉफी थी, अभी आज उस पर चर्चा करने की का समय नहीं, कभी उस पर भी चर्चा करनी चाहिए कि हम लोग की भारतीय संस्कृति में किस प्रकार का सिद्धांत रहा है। ये सभी धर्मों को समेटने वाली संस्कृति रही है, और
इसका प्रचार करने के लिए जो गए थे। एक और बात बता दूं, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। विश्व के इतिहास में जिस व्यक्ति का चेला अच्छा हो गया, उसके गुरु का जो शिक्षण पद्धति है वो रह गया। अगर आनंद ना होता तो बुद्ध को कोई जानता नहीं। आनंद और उसके जो 5 जो बुद्ध के शिष्य थे, अगर वो ना होते तो बुद्ध भी इतिहास में विलीन हो जाते। उसी तरह से अगर विवेकानंद ना होते तो रामकृष्ण परमहंस का भी पूरा शिक्षण पद्धति लोग भूल जाते। ये एक अच्छा शिष्य भी पैदा करना, यह भी एक उद्देश्य है। इसलिए जब हम लोग खोज रहे थे क्या बनाना है, तो हम लोग यहाँ बिहार विद्यापीठ में हम लोगों ने शिक्षक पश्चिम महाविद्यालय बनाया, उनके शिक्षक हम बना सके। आप लोगों में से कुछ लोग अगर इन सब सिद्धांतों को अनुसरण कर पाइएगा तो हम लोग समझेंगे कि हम लोग का प्रयास सफल हुआ। आप सबों को आज विवेकानंद के जयंती पर पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और विवेकानंद का अशेष नमन। बहुत बहुत धन्यवाद।